Hello everyone, my name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this learning platform of Learn and Compete. So thermodynamics हम स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि थर्मोडायनामिक्स में कितने टाइप्स के सिस्टम हम स्टडी करते हैं, वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स की होती है प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक्स में, स्टेट किसको बोलते हैं सिस्टम का, ठीक है, प्रोसेस किसको बोलते हैं, और हम उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, कब हम किस प्रोसेस को रिवर्सेबल प्रोसेस बोल सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक, सो kindly like and share the video and don't forget to subscribe the channel also. So start करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम डिटेल में समझेंगे। सो देखो प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, तो किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिस्टम की क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड या आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक, तो सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी जो विशेषता होंगी, ठीक है, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो हो गया हमारा प्रेशर हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक, डेंसिटी होगी। तो ये सब क्या है, हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, देखो कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। अब ये ऐसे ही है, सपोज कोई भी इंसान है, सपोज, ठीक है, तो कोई भी अगर इंसान है, ठीक, अब इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आप बताओगे कि इसका कुछ मास होगा, ठीक है, हम बताएंगे कि इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक, और हम बताएंगे सपोज कि इसका कुछ कॉम्प्लेक्शन होगा। तो ये सब चीज क्या होगी, ये इस ह्यूमन बीइंग की, इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी विशेषता होगी। सिमिलरली जो भी हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा, सिस्टम क्या है आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, तो ये कोई भी हमारा जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा, तो इस थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, मतलब जो कुछ भी, इसका अगर प्रेशर है तो प्रेशर, टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी, तो ये जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि सिस्टम की स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट, ठीक है, स्टेट किसको बोलते हैं सिस्टम की। सो कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की जो भी कंडीशन होगी, ठीक है, उसी को हम सिस्टम की स्टेट बोलेंगे। वेरी सिंपल। सो अभी देखो मैं इन सबको ना लास्ट में एक साथ पूरा, अभी आप बस जो मैं बोलता हूं ना उसको सुनते जाना, समझते जाना, लास्ट में मैं सबको एक साथ कंबाइन करूंगा तो एकदम से चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो एकदम से परेशान नहीं होना है कि कंडीशन क्या होगी, कंडीशन के क्या मतलब है, ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूं सुनते जाना और मैं एक साथ सब चीजों को लास्ट में लाके कंबाइन करूंगा, अभी देखना। सो कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। तो उस किसी भी सिस्टम की जो भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी स्टेट बोलेंगे। ठीक है, उसकी स्टेट बोलेंगे, और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, थर्मोडायनामिक स्केल पे, ठीक, ध्यान से सुनना इसको, थर्मोडायनामिक स्केल पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को दिखाने के लिए
किसी भी सिस्टम की स्टेट को दिखाने के लिए हमको कम से कम दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। सो एटलीस्ट टू थर्मोडायनामिक, ठीक है, थर्मोडायनामिक को मैं शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिखूंगा, टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द state of a system, to identify the state of a system, to identify the state of a system। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। अब यहां पे सपोज ये कोई हमारा सिस्टम है, अब इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो सपोज मैं बोल रहा हूं इस सिस्टम का प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, इसका वॉल्यूम V1 है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इस सिस्टम की, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हमको बताएंगे कि इस टाइम ये सिस्टम हमारा किस कंडीशन पे होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा इस टाइम पे किस कंडीशन पे होगा। ये अगर आपसे पूछते हैं कि ये सिस्टम की स्टेट क्या होगी या ये सिस्टम हमारा किस कंडीशन पे है इस टाइम, तो आप बताओगे कि ये प्रेशर P1 पे है, टेम्परेचर T1 पे है और वॉल्यूम V1 पे है। तो यही क्या होगी? सिस्टम की स्टेट होगी। तो हम बोल रहे हैं कि इस कंडीशन पे सपोज हमने नाम दे दिया कि ये जो हमारा सिस्टम है इस टाइम पे, ये क्या है? हमारा स्टेट 1 पे है। कौन से स्टेट पे है? स्टेट 1 पे। ठीक है, इसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। तो ये हमारा स्टेट किस पे हो गया? स्टेट 1 पे हो गया। ठीक, तो इन कंडीशंस पे ये सिस्टम हमारा, हमने एक नाम दे दिया कि ये स्टेट 1 पे है इस टाइम। ओके, ठीक है। अब अगर ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, जो इसके कंडीशन को डिफाइन कर रही हैं, जो इसके कंडीशन को बता रही हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज फिक्स रहेंगी तो सिस्टम की स्टेट भी फिक्स रहेगी। सिंपल, तो हमेशा स्टेट 1 पे ही तो रहेगा ना। अगर प्रेशर चेंज नहीं होता है, प्रेशर P1 रहेगा, टेम्परेचर भी T1 ही रहेगा, वॉल्यूम भी V1 ही रहेगा, तो स्टेट भी तो 1 ही रहेगी ना। फिर कंडीशन नहीं चेंज हो रही है तो फिर स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी? स्टेट भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो यहां से हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि इफ प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, इफ प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, ये पूरा मैं बेस बना रहा हूं आपको, और ये पूरा बेस आपका थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा। सो इफ प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, सो दैट मीन्स स्टेट इज ऑल्सो फिक्स्ड, स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम की स्टेट भी क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ये जो सिस्टम की स्टेट है, क्या ये चेंज भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी। ठीक, और प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी? प्रॉपर्टीज चेंज होंगी जब एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। जब क्या होगा? एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। अब सपोज ये हमारा सिस्टम था, ये स्टेट 1 पे था, हमने देख लिया इसका प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है। अब हम इसके साथ एनर्जी का इंटरेक्शन करते हैं। एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे करते हैं? सपोज मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं बाहर से, क्यू। ठीक है, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, तो मैं हीट यहां इसको प्रोवाइड करता हूं। हीट हम कैसे भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सपोज मैंने बर्नर लगा के मैं इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है, या मैं इसके साथ कोई मैंने हॉट टेम्परेचर पे बॉडी ला के रख दी, किसी भी तरह से हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं। मतलब क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते हो अच्छे से। तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम में। अब जब ये एनर्जी सिस्टम के अंदर जाएगी, सो ऑब्वियसली है, तो इसका जो टेम्परेचर है T1 से वो कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा एक्सपेंड भी हो जाए हमारा सिस्टम। अगर ये सॉलिड बॉडी है तो अगर हीट देंगे तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। अगर ये गैस है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो गैस है तो इसका प्रेशर चेंज हो सकता है।
ठीक है, तो मतलब जब एनर्जी का इंटरेक्शन होगा सिस्टम के साथ तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और अगर प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो उसके स्टेट में चेंज आएगा फिर। ठीक, तो ये सिस्टम था हमारे पास। अब हमने इस सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन किया, तो अब ये सिस्टम हमारा कहां पे, सपोज ये सिस्टम अब यहां पे ये आ गया सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, हमारी चेंज हो गई है। अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर इसका T2 हो गया, प्रेशर इसका P2 हो गया, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक, ये सिस्टम था, सिस्टम से हमने एनर्जी इंटरेक्शन किया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो चेंज हो गई, T2, P2 और V2। अब जब प्रॉपर्टी चेंज होगी तो मतलब सिस्टम की कंडीशन चेंज होगी, और सिस्टम की कंडीशन अगर चेंज होगी तो मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज होगा, और यहां पे स्टेट चेंज हो गया अब सिस्टम का, और मैं इसको अब यहां पे नाम दे रहा हूं कि ये सिस्टम हमारा स्टेट 2 पे आ गया। कहां पे आ गया, स्टेट 2 पे आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बिल्कुल। तो सिस्टम हमारा कहां पे था, स्टेट 1 पे था पहले। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी हमारे सिस्टम की, तो इस कंडीशन पे, इस प्रॉपर्टीज पे हमने बोला सिस्टम हमारा स्टेट 1 पे। अगर प्रॉपर्टी फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, तो स्टेट भी फिक्स रहेगी। अगर प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, प्रॉपर्टीज कब चेंज होंगी, जब एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो हमने एनर्जी का इंटरेक्शन किया तो प्रॉपर्टीज चेंज हुई। तो अगर प्रॉपर्टीज सिस्टम की जब चेंज होंगी तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी, और ये नई स्टेट को मैंने नाम दे दिया स्टेट 2। okay, so any change in state is called a process. Very simple, any change in state is called a process. तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया है हमारा सिस्टम, तो जब भी सिस्टम की स्टेट कोई चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है। ठीक है, सो एनी चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। सो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, क्या होगा हमारा, एनी change in state, any change in state is called process, is called process। तो सिस्टम की स्टेट में जब भी कोई चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ है, हमारा एक प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब ये प्रोसेस हमारा 2 टाइप से हो सकता है, ये रिवर्सेबल भी हो सकता है, इरिवर्सेबल भी हो सकता है, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक, अब उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट हमने लिखा था, ठीक है, कि एट लीस्ट 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो सिस्टम की स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कम से कम 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चाहिए, तभी हम थर्मोडायनामिक स्केल पे सिस्टम के स्टेट को दिखा सकते हैं। कैसे, ये देखो यहां पे। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक स्केल पे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, अगर मैं इसको और करेक्ट करके लिखूं तो ये होगा कि थर्मोडायनामिक स्केल पे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। अब ये हमारा कोई सिस्टम था, ठीक है, अब कोई भी हमारा ये सिस्टम, ठीक है, अब इस सिस्टम का सपोज आप कह रहे हो कि आपको इसका प्रेशर पता है P1 है, आपको इसका टेम्परेचर पता है T1 है, ये 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आपको पता है सिस्टम की। तो यहां पे हम थर्मोडायनामिक स्केल लेंगे, एक प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में लेंगे हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक स्केल, और यहां पे मैं बोल रहा हूं सपोज इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, ठीक है, इस पॉइंट पे सपोज हमारा प्रेशर P2 है, इस टाइम पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, और यहां पे हमारा टेम्परेचर क्या है, T2 हो गया। ठीक, अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का ये टेम्परेचर, इस टाइम पे प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, तो इस सिस्टम की स्टेट होगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थर्मोडायनामिक स्केल पे। तो यहां पे ये प्रेशर P1 है, ये टेम्परेचर T1 है, तो ये कहां पे मीट करेंगे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉइंट होगा स्टेट 1 सिस्टम की। तो ये होगी हमारी सिस्टम की स्टेट 1, कौन सी, ये पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम की स्टेट को थर्मोडायनामिक स्केल पे। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। ओके, चलो, अब ये सिस्टम था हमारा, तो सिस्टम के साथ हमने सपोज क्या किया, एनर्जी का इंटरेक्शन किया, और कुछ भी एनर्जी का इंटरेक्शन जब हमने किया इसके साथ, यहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, हीट की फॉर्म में भी, वर्क की फॉर्म में भी। तो जब एनर्जी का इंटरेक्शन किया तो सिस्टम क्या होगा, फिर प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो सिस्टम की स्टेट चेंज होगी फिर।
ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पे आ गया हमारा दिस वन, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब जब एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ उसके बाद प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, और हम बोल रहे हैं कि सिस्टम हमारा आ गया स्टेट 2 पे। ठीक है, सिस्टम हमारा कहाँ पे आ गया, स्टेट 2 पे आ गया। सो प्रेशर P2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा, ये प्रेशर P2 ये रहा, टेम्परेचर T2 ये रहा। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे मीट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा सिस्टम का स्टेट 2। ओके, तो ये था हमारा स्टेट 1, ये हो गया हमारा स्टेट 2। तो जब भी सिस्टम की स्टेट में चेंज आएगा तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ है, ठीक है, और इसका पाथ क्या होगा, अगर हमको पता है तो उस पाथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह की, यहां से 1 से 2 कुछ भी, और एरो हम शो करेंगे कि 1 से 2 की तरफ हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। क्या हो गया हमारा पूरा एक, ये यहां पे देखो लेफ्ट में, ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, दैट इज 1 से 2। ओके, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में चीजों को। तो सबसे पहले हम सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे, सिस्टम क्या है, उसके बाद हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या कोई एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है, अगर हुआ है तो मतलब प्रॉपर्टी में चेंज आएगी, चेंज आएगा तो मतलब स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो प्रोसेस होगा, तो फिर हम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो इस तरह हम थर्मोडायनामिक्स में चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनामिक साइकिल की, थर्मोडायनामिक साइकिल की, तो थर्मोडायनामिक साइकिल किसको बोलते हैं, देखो, इफ स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, ये एंड वाला AND वाला एंड है, ये एंड है END वाला। इफ स्टार्ट एंड स्टेट आर सेम, so it is called thermodynamic cycle। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर स्टार्ट और एंड स्टेट अगर सिस्टम की सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक थर्मोडायनामिक साइकिल बोलेंगे। साइकिल का क्या मतलब है कि घूम के दोबारा वहीं पे आ गया, तो जहां से स्टार्ट हुआ था अगर वहीं पे खत्म होगा तो वो पूरी एक क्या हो जाएगी, एक साइकिल हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज जैसे ये कोई भी हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम सपोज मैं बोल रहा हूं स्टेट 1 पे, तो यहां पे कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, तो यहां पे स्टेट में चेंज हुआ, एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एक ये प्रोसेस हुआ। अब एक प्रोसेस होने के बाद ये सिस्टम हमारा यहां पे आ गया, सपोज यहां पे आ गया, मैं बोल रहा हूं स्टेट 2 पे आ गया। ठीक है, अब दोबारा एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ इसके सिस्टम के साथ, अगेन एक और प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो एक और प्रोसेस हुआ तो फिर स्टेट चेंज होगी, और यहां पे मैं कह रहा हूं सिस्टम हमारा किस पे आ गया, स्टेट 3 पे आ गया। ध्यान से देखना, पहले स्टेट 1 पे था, फिर कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ तो एक मतलब स्टेट 2 पे आ गया, तो एक ही प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस हो गया स्टेट 2 पे आ गया सिस्टम। अगेन एक प्रोसेस हुआ तो एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, फिर सिस्टम हमारा कहां पे आ गया, सपोज स्टेट 3 पे आ गया। ठीक है, अब दोबारा एक और प्रोसेस हुआ और सपोज सिस्टम हमारा स्टेट 3 से स्टेट 1 पे आ गया दोबारा। यहां पे एक और प्रोसेस हुआ और इस प्रोसेस के होने से सिस्टम हमारा 3 से दोबारा 1 पे चला गया। तो 1 से स्टार्ट हुआ था और फिर दोबारा घूम के 1 पे ही आ गया, तो ये पूरी एक क्या हो गई, कंप्लीट साइकिल हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक है, और कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे देखो थर्मोडायनामिक स्केल पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे ये। ठीक, सो ये सपोज यहां पे स्टेट 1 थी, ये स्टेट 1 है, ये हमारी स्टेट 2 है, ये हमारी स्टेट 3 है सपोज। ठीक, तो पहले क्या हुआ, सपोज 1 to 2 कोई प्रोसेस हुआ, 1 से 2 पे कोई प्रोसेस हुआ इस तरह से, 2 से 3 पे कोई प्रोसेस हुआ इस तरह से, 2 से 3 पे कोई प्रोसेस हुआ, और फिर प्रोसेस हुआ हमारा 3 to 1, 3 to 1 कोई प्रोसेस हुआ इस तरह से। तो यहां पे क्या हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ था और 1 पे ही आके खत्म हो रहा है, तो ये पूरा एक क्या हो गया, क्लोज साइकिल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक में साइकिल। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, स्टेट किसको बोलते हैं, प्रोसेस किसको बोलते हैं, और थर्मोडायनामिक साइकिल किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज।
सो प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक में प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है, एक को हम बोलते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से कई बार सब एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान से देखना इसको। तो एक होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज जो हमारी सिस्टम के मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन मास, जो किस पे डिपेंड करेंगी, सिस्टम के मास पे डिपेंड करेंगी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी जो हमारी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है सिस्टम के मास से। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो वो प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी, कैसे पता करेंगे। देखो, उसको पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे। सपोज हमारा कोई सिस्टम है यहां पे, और मैं बोल रहा हूं इस सिस्टम का मास m है, इसका प्रेशर P है, इस सिस्टम का टेम्परेचर T है, इस सिस्टम का वॉल्यूम V है, और इस सिस्टम की डेंसिटी है ρ। ये सिस्टम की क्या होगी, प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, अब हमको पता लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है। तो यहां पे इसको पता लगाने के लिए अब हम क्या करते हैं, सपोज इस सिस्टम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे एक रूम का एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये रूम हमारा सिस्टम है, कोई भी एक रूम हो गया, ठीक है, ये क्या है, कोई भी एक रूम। तो मैं कह रहा हूं ये रूम हमारा सिस्टम है, ठीक है, और इस रूम का मास है m, इस रूम का प्रेशर कितना है P, इस रूम में कुछ होगा ना, एयर होगी, तो इस रूम में क्या है, एयर है, तो उस एयर का मास कितना है m है, प्रेशर कितना है P है, टेम्परेचर कितना है T है, वॉल्यूम कितना है V है, और डेंसिटी कितनी है उसकी, ρ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज इस रूम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, बीच में से दो पार्ट में इस रूम को मैं डिवाइड करता हूं। सपोज बीच में मैंने क्या कर दी, वॉल लगा दी, ठीक है। अब पूरे रूम का मास तो था पहले क्या, m। अब मेरे को बताओ इस वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट, अगर मैंने इसको बिल्कुल हाफ से दो पार्ट में डिवाइड किया है तो इस वाले पार्ट का मास m/2 हो जाएगा, इस वाले पार्ट का मास m/2 हो जाएगा। सिंपल, मास हाफ हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम के साथ क्या होगा, पहले इस रूम में जो एयर थी उसका वॉल्यूम था V। अब जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/2, और इस वाले पार्ट का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V/2, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, क्या हाफ करने से, बीच में वॉल लगाने से क्या टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्या नहीं होगा। टेम्परेचर पहले भी T था तो अब भी दोनों पार्ट का T रहेगा, टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। रूम है, रूम में अगर एयर है, सपोज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे थी तो अब भी टेम्परेचर यहाँ पे P ही रहेगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस वाले पार्ट का भी टेम्परेचर P ही रहेगा और इस वाले पार्ट का भी टेम्परेचर P ही रहेगा। क्या डेंसिटी चेंज होगी, क्या नहीं चेंज होगी डेंसिटी। देखो डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, m/v। तो अब यहां पे आप देखो, अब इस वाले पार्ट का मास हो गया m/2, तो पहले डेंसिटी कितनी थी, m/v, ठीक है। पहले मास m था और वॉल्यूम v था, तो पहले डेंसिटी कितनी थी, m/v। अब लेफ्ट वाले पार्ट का मास कितना हो गया, m/2,
और लेफ्ट वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो गया v/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब भी डेंसिटी कितनी है, अब भी m/v है। डेंसिटी पहले भी m/v थी, अब भी m/v है बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो पहले अगर डेंसिटी थी रो हो, अब भी डेंसिटी क्या होगी, रो। तो यहां पे इस एग्जांपल से आप इजीली देख पा रहे हो कि यहां पे ये जो दो प्रॉपर्टी है मास और वॉल्यूम, ये डिपेंड कर रही हैं साइज पे, ठीक है। अगर साइज कम होगा तो मास भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। लेकिन ये जो नीचे की तीन प्रॉपर्टी हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। अगर साइज पे ये डिपेंड नहीं कर रही हैं, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, साइज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। और ये तीनों प्रॉपर्टी क्या होंगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऊपर की जो दो प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, आप इस तरह से पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज साइज पे डिपेंड, अगर कोई भी प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड कर रही है तो वो मास पर भी डिपेंड करेगी। अगर साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है तो वो मास पर भी डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पे मास और वॉल्यूम साइज पे डिपेंड कर रहे थे तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, और टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे होंगे, एक्सटेंसिव होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, यहां पे तो एक्सटेंसिव का एग्जांपल में क्या आएगा, यहां पे एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, यहां पे देखो मास, वॉल्यूम, ये होंगे एक्सटेंसिव के एग्जांपल। और इंटेंसिव के एग्जांपल क्या होंगे, देखो यहां पे टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है, ये होंगे। अभी तक ये, और भी बहुत है, अभी हमने इन 5 की ही बात की है। तो मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी इंटेंसिव होंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, वो देख लेते हैं। क्या है कि फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो भी एनर्जी की फॉर्म है वो सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आगे चल के आप पढ़ोगे इंटरनल एनर्जी, अभी बस नाम ध्यान रखो, ठीक है, एंथैल्पी, ये सब क्या है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक। क्यों, देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। अब मास आ गया ना यहां पे, अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मतलब मास पे डिपेंड कर रही है ना, तो अगर मास पे डिपेंड करेगी तो एक्सटेंसिव होगी, सिंपल, तो इसलिए एक्सटेंसिव है। अगर मैं बात करूं देखो पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहां पे भी क्या आ गया, m आ गया फॉर्मूले में, मास आ गया ना, तो मास पे डिपेंड कर रही है। मास ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है, सिमिलरली इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या है, जब ये हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहीं पे देखेंगे। तो जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है ये सब क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड आया है यहां पे स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब होता है यहां पे पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, पर यूनिट मास, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²।
तो आपको पता है ये मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अगर लेकिन मैं यूज करता हूं टर्म स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो जिस भी टर्म के आगे स्पेसिफिक लग जाएगा उसका मतलब पर यूनिट मास। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² अपॉन मास m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दैट इज स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मास से मास हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा हाफ v²। अब आप ये बताओ ये जो टर्म है हाफ v², क्या ये मास पे डिपेंड कर रही है क्या? मास चाहे बढ़े चाहे कम हो, ये टर्म तो सेम ही रहेगी, नहीं तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है बस। ठीक है, तो जब ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी एनर्जीज की फॉर्म होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं वो सारी क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सारी क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, सो एक और पॉइंट हम यहां पे लेंगे कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is always an intensive property, is always an intensive property। ठीक है, सो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। तो ये तीनों पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। अगर इन दोनों का मैं रेशियो लूंगा m/v, तो क्या आएगा, m/v क्या आएगा, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, एक डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। अभी देखा हमने, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि रेशियो बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, है ना। तो अगर मैं सेपरेट लूं तो काइनेटिक एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और पोटेंशियल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पूछा गया कि इन दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, तो इस रेशियो में मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, हाफ v² अपॉन gh, यही तो बचेगा। तो अब क्या ये टर्म मास पे डिपेंड करेगी क्या, ये टर्म मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो कभी भी हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा मास पे डिपेंड करेगी, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और वो जो टर्म बनेगी वो हमेशा कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक इंटेंसिव। सो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल और ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, वो आगे आप समझ जाओगे, उसको अभी मैं लिख रहा हूँ। जैसे हम हीट ट्रांसफर में एक टर्म यूज़ करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव, आपको याद रखनी है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप हीट ट्रांसफर में स्टडी करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये थर्मल कंडक्टिविटी एक कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ये भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, तो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, तो उसको भी हम समझते हैं। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। तो 3 पॉइंट्स है हमारे पास जो हमको यहां पे समझने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस। प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। समझते हैं अभी, पहले ये 3 पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, प्रॉपर्टीज को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। अब इन चीजों को समझते हैं। देखो
कि ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर सिस्टम एट स्टेट वन पे, ठीक है, और ये स्टेट 1 से सिस्टम हमारा स्टेट 2 पे आया, कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ और सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया, तो क्या हुआ होगा, कोई भी प्रोसेस हुआ, इसका मतलब इस सिस्टम की स्टेट में चेंज आया, तो डेट मीन्स कोई प्रोसेस हुआ है, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं कि सपोज स्टेट 1 पे, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज थी, तो मैं कह रहा हूं सपोज प्रेशर था सिस्टम का 100 किलो पास्कल, ओके, और टेम्परेचर था सिस्टम का सपोज 300 केल्विन, ठीक है, और यहां पे प्रेशर हो गया सिस्टम का 150 किलो पास्कल और यहां पे टेम्परेचर हो गया सिस्टम का सपोज 500 केल्विन, ओके। तो ये हुआ है हमारा स्टेट 1 पे ये प्रॉपर्टीज थी P1 T1, स्टेट 2 पे ये प्रॉपर्टीज थी P2 T2। तो इसको अगर हम थर्मोडाइनमिक स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आप जानते हो अच्छे से। सो यहां पे सपोज कुछ भी स्टेट 1 से ये यहां पे गए हैं स्टेट 2 पे। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। तो यहां पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। तो जो थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स की क्वांटिटीज हो सकती हैं, 2 टाइप की क्वांटिटी हमारी 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है पॉइंट फंक्शन और एक हो सकती है पाथ फंक्शन, ठीक है, या तो पॉइंट फंक्शन होंगी या होंगी पाथ फंक्शन, ठीक। और हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज हमारी पॉइंट फंक्शन है। तो क्या मतलब है इन चीजों का, देखो, तो पाथ फंक्शन तो हम उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड करती है क्वांटिटी, ठीक है, और पॉइंट फंक्शन हम उनको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, जो सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। अब देखना ध्यान से, ये सिस्टम था स्टेट 1 यहां पे, स्टेट 2 यहां पे। अब यहां पे 1 से 2 जाने के लिए, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, 1 से 2 जाने के लिए तो बहुत रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। सपोज 1 से 2 ऐसे भी जा सकते हैं, 1 से 2 ऐसे भी जा सकते हैं, 1 से 2 ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये सब रास्ते हैं। 1 से 2 डायरेक्ट सीधे भी जा सकते हैं ऐसे 1 से 2। अब 1 से 2 जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं ना, मतलब बहुत सारे पाथ हैं, ठीक। अब वो क्वांटिटीज जो पाथ पे डिपेंड करती हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से पाथ से गया है 1 से 2। 1 से 2 गया है ये तो पता है, ठीक है, कि सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया है ये हमको पता है, लेकिन कौन से पाथ से गया है ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर हमारी क्वांटिटीज उस बात पर भी डिपेंड कर रही हैं कि कौन से पाथ से गया है, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन, ठीक। लेकिन अगर हमको यह पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 था, एंड पॉइंट 1 है, उसके बाद कोई भी पाथ से गया हो हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी पाथ से गया हो कोई भी मतलब नहीं है, उस क्वांटिटी के ऊपर उस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पाथ का, तो उस टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक। दोबारा बोल रहा हूं, 1 से 2 जा रहे हैं तो 1 से 2 जाने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते, अलग अलग पाथ हो सकते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास इस टाइप की है कि वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि 1 से 2 कौन से पाथ से जा रहे हैं, तो वो तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटी इस टाइप की है जो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि 1 से 2 कौन से पाथ पे जा रहे हैं, बस उसको इस बात से मतलब है कि 1 से 2 जा रहे हैं, कौन से पाथ से जा रहे हैं इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कि पाथ का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। और प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन होती हैं, इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसका भी यही मतलब है कि पॉइंट फंक्शन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूं, यहां पे हमने देखा कि T1 टेम्परेचर यहां पे 300 केल्विन है, T2 टेम्परेचर यहां पे 500 केल्विन है। अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन टेम्परेचर बताओ कि 1 से 2 जाने में सिस्टम को स्टेट 1 टू स्टेट 2 जाने में
टेम्परेचर में कितना चेंज आया, दैट इज dt बताओ, चेंज इन टेम्परेचर। तो आप क्या करोगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 500 था, T1 300 था, तो कितना आएगा आंसर, 200 केल्विन आएगा। कितना आएगा आंसर, 200 केल्विन आएगा। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि भैया चेंज इन प्रेशर बताओ, कि सिस्टम हमारा स्टेट 1 पे था, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, तो प्रेशर में कितना चेंज आया, तो आप क्या बताओगे, P2 माइनस P1। चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1, यहाँ पे 150 था, यहाँ पे 100 था, तो आप बताओगे 50 किलो पास्कल, 50 किलो पास्कल। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर बताने में क्या हमको इस बात की जरूरत पड़ी क्या कि 1 से 2 कौन से पाथ से जा रहा है? अरे चाहे दुनिया के कोई भी पाथ से गया हो, 1 से 2 चाहे कोई भी पाथ से गया हो, ये टेम्परेचर का चेंज और ये प्रेशर का चेंज तो हमेशा इतना ही रहेगा ना, क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि 1 पे कितना टेम्परेचर था और 2 पे कितना टेम्परेचर है, बस इसी बात पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, टेम्परेचर पे चेंज तो बस इसी बात पे डिपेंड करेगा ना, 1 पे कितना टेम्परेचर था, 2 पे कितना टेम्परेचर है। अब चाहे किसी भी पाथ से गया हो, हमको क्या मतलब है, चेंज तो उतना ही रहने वाला है ना। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, इनको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज हमारी जितनी भी होती हैं वो सब पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज हमारी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एंड पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और लास्ट का पॉइंट क्या है, तो दोनों जो एंड पॉइंट है उन पे डिपेंड करेगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और पॉइंट फंक्शन को ही हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब इस तरह हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो dt इक्वल्स टू T2 माइनस T1 मैं डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, तो dp इक्वल्स टू P2 माइनस P1 मैं डायरेक्ट इस तरह अगर किसी चीज को लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर मैं डायरेक्ट V2 माइनस V1 लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मतलब V2 पे वॉल्यूम कितना है, 1 पे वॉल्यूम कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ही dv होगा। ठीक है, लेकिन जो पाथ फंक्शन होते हैं उनको हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं, वो पाथ पर भी डिपेंड करते हैं। उसके लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पाथ से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी हमारी क्वांटिटी अगर पाथ फंक्शन होगी तो वो इस पाथ के लिए उसकी वैल्यू अलग आएगी, इस पाथ के लिए उसकी वैल्यू अलग आएगी, इस पाथ के लिए उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह से कि कोई भी वो, अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि कोई भी मेरी एक क्वांटिटी x है, सपोज एग्जांपल के लिए, और ये x मेरा पाथ फंक्शन है, मैं अभी एग्जांपल के लिए ऐसे ले रहा हूं। तो अगर आपको पूछा जाए कि चेंज इन x बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि x क्या है, पाथ फंक्शन है, तो आप इसको डायरेक्ट x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि x2 माइनस x1 यहां पे अलग अलग पाथ के लिए ये वैल्यू अलग अलग आएगी, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी पॉइंट फंक्शन है और पॉइंट फंक्शन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वही पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है, मतलब हम इसको डायरेक्ट इस तरह जिस भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मतलब पॉइंट फंक्शन ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टीज हमारी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनसे इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सपोज यहाँ पे ये कोई थर्मोडाइनमिक स्केल में हमारा कोई भी सिस्टम है, सिस्टम हमारा स्टेट 1 से, सपोज सिस्टम हमारा स्टेट 2 पे गया। ठीक है, सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया इस तरह। अब सपोज दोबारा स्टेट 2 से सिस्टम हमारा स्टेट 3 पे जा रहा है, स्टेट 2 से सिस्टम हमारा स्टेट 3 पे जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछते हैं कि 2 पे यहां पे कुछ प्रॉपर्टी थी और 3 पे यहां पे कुछ प्रॉपर्टी है। अब 2 से 3 तक जाने में प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया, उसका इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होगा कि 1 पे प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 1 पे टेम्परेचर, ठीक है, कुछ भी हो, 2 पे सपोज टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 पे टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पूछा गया कि 2 से 3 जाने में टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो आप क्या बताओगे कि 2 से 3 जाने में टेम्परेचर में चेंज आया है हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्या T1 पे चाहे कुछ भी टेम्परेचर होता, T1 पे चाहे कुछ भी टेम्परेचर होता, लेकिन 2 से 3 जाने में अगर T2 इतना है, T3 इतना है, ये तो हमेशा 50 रहेगा ना। अब 1 पे चाहे कुछ भी हो, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट में क्या हुआ है
उससे कोई भी लेना देना नहीं है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो जिस भी हम प्रोसेस की बात करेंगे उसके एंड पॉइंट से हमको मतलब है बस। तो पास्ट में क्या हुआ है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, तो ये थी हमारी बात प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, हमने प्रॉपर्टी देखा क्या है, हमने सिस्टम की स्टेट को डिफाइन किया, हमने प्रोसेस को डिफाइन किया, हमने साइकिल को डिफाइन किया, और फिर हमने डिटेल में स्टडी किया प्रॉपर्टीज को, कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्टी को कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये सब चीज हमने डिटेल में स्टडी की है। ठीक, अभी लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, तो इसीलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, और जो हमको स्टडी करना है रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।